नमस्कार दोस्तों। आज अपन रीट रीट सिटेट आदि दृष्टि से मनोविज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अधिगम से रीट के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार रीडिंग कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अधिगम का अर्थ। तो दोस्तों, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखना यानी कि व्यवहार के अंदर सीखना। दोस्तों, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1905 में मैकडूगल ने किया था। कौन सी बुक के अंदर किया था दोस्तों? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर किया था दोस्तों यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था दोस्तों? वाटसन। व्यवहार का विज्ञान किसने लाया था दोस्तों? वाटसन ने लाया था। दोस्तों, व्यवहार क्या होता है दोस्तों? व्यवहार होता है व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली वह क्रिया जो बाह्य रूप से दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यवहार कहते हैं। दोस्तों, व्यवहार के अंदर 3 प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों के कारण ही स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। यदि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम कहते हैं। दोस्तों, परिवर्तन कुछ अन्य कारणों की वजह से भी आता है, उसे अधिगम नहीं कहते हैं। जैसे परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, संवेगों में विकास, मादक पदार्थों में सेवन, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति। तो दोस्तों, अपन इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। अधिगम की परिभाषा: व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। दोस्तों, अधिगम की कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन करना ही अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं, क्रो एंड क्रो, दो कागले। तो दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, इन तीनों शब्दों की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने दी थी। और दोस्तों, जेपी गिलबर्ट की परिभाषा देखिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। इसके बाद दोस्तों विलियम वुडवर्थ की देखते हैं दोस्तों। अधिगम के विकास की एक प्रक्रिया। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, आप इस ट्रिक से भी देख सकते हो। बीएफ स्किनर ने क्या दी थी दोस्तों? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल प्रक्रिया है। आइजेन ने क्या दी थी दोस्तों? अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है गेस्ट्स की। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर अधिगम के पक्ष देख सकते हो, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अधिगम के कितने प्रकार हैं दोस्तों? गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकलात्मक अधिगम। दोस्तों, अधिगम की विधियाँ कौन कौन सी हैं? अनुकरण, सोच, अभ्यास और भूल। दोस्तों, कुछ अधिगम के बारे में कुछ और देखते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है दोस्तों? सीखना। सीखकर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। नवीन ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। अपने वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया प्रतिक्रिया अधिगम कहलाती हैं। दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जैसे बंदर का प्रसाद मांग के खाना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अस्वाभाविक प्रक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? अस्वाभाविक प्रक्रिया होती है भिखारी का बच्चा भीख मांग कर खाना, ये अस्वाभाविक प्रक्रिया है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर भिखारी का बच्चा भीख मांग कर ही खाए। यदि उन्हें प्रशिक्षण किया जाए तो प्रशिक्षित हो सकते हैं।
सामान्य शब्दों में अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोस्तों यहाँ पर अधिगम की विशेषता देखते हैं। अधिगम की विशेषता हो जाएगी सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह पर सीखा जा सकता है। अधिगम वातावरण का उपज है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहने का मतलब दोस्तों, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया यानी सभी सीख सकते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है दोस्तों। अधिगम मानसिक में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है दोस्तों। अधिगम योग्यता में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद दोस्तों कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अधिगम के अभिप्रेरणा, विषय वस्तु और वातावरण। नवीन ज्ञान, विधियाँ, परिपक्वता। देखो दोस्तों परिपक्वता, दोस्तों यहाँ पर परिपक्वता इम्पोर्टेंट है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में अधिगम, परिपक्वता के कारण हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन दोस्तों बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे एक 10 वर्ष का बच्चा को आरएस की तैयारी करने को कहा जाए तो वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। प्रतिक्रिया, क्रिया को देखकर क्रिया करना अधिगम है दोस्तों। सहज क्रिया, जन्मजात या मूल प्रवृत्ति जैसे भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। अनुक्रिया, किसी वैसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया करना। देखिए दोस्तों अधिगम की स्थिति। दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता के बाद में अभिप्रेरणा, प्रेरणा के बाद में व्यक्ति अनुक्रिया करेगा। जब अनुक्रिया करेगा तो व्यक्ति के बाधा उत्पन्न होगी। जब बाधा उत्पन्न होगी तो वो पुनः अनुक्रिया करेगा, यानी सही अनुक्रिया करेगा। उसके बाद वो लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाता है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एक बार फिर से देखिए दोस्तों। पहले स्क्रीन उल्टी हो गई थी। दोस्तों सबसे पहले अभिप्रेरणा अधिगम की आवश्यक कारक माना जाता है दोस्तों। अभिप्रेरणा अधिगम के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों विषय वस्तु, वातावरण, नवीन ज्ञान, शिक्षण विधियाँ, परिपक्वता, सहज प्रक्रिया। उसके बाद में दोस्तों इसे देख सकते हैं अधिगम की स्थिति, अभिप्रेरणा, अनुक्रिया, बाधा, सही अनुक्रिया, लक्ष्य। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का नवीन परिस्थिति में अनुप्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण दो प्रकार से हुआ है। तो व्यवहारवादी के अनुसार, संरचनावादी के अनुसार। व्यवहारवादी के अनुसार किसने दिया था? वाटसन ने। संरचनावादी के अनुसार विलियम वंट ने दिया था। व्यवहारवादी के अनुसार दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम का स्थानांतरण। संरचनावाद के अनुसार क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक। सकारात्मक यानी कि एक विषय का लाभ दूसरे विषय में मिलना। नकारात्मक एक विषय का लाभ दूसरे विषय में हानि पहुंचाना, नकारात्मक। शून्य एक विषय का दूसरे विषय में कोई किसी प्रकार का लाभ न होना, शून्य कहलाता है दोस्तों। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों अधिगम के वक्र। दोस्तों बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के उपरांत सीखी जाने वाली विषय वस्तु की मात्रा बताने वाले वक्र को अधिगम का वक्र कहते हैं। तो दोस्तों ये अभ्यास के वक्र कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के हैं। पहला सरल वक्र, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। तो दोस्तों आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों सरल वक्र के द्वारा कौन से बालक सीखे जाते हैं? प्रतिभाशाली बालक किस वक्र के माध्यम से सीखते हैं दोस्तों? सरल वक्र के अंदर। पिछड़े बालक दोस्तों उन्नतोदर के अंदर सीखते हैं दोस्तों। और सामान्य बालक दोस्तों किस वक्र के द्वारा सीखते हैं?
नतोदर के अंदर। और सभी प्रकार के बालक दोस्तों यानी कि तो दोस्तों ये मिश्रित वक्र किस प्रकार का है, इस प्रकार का। तो दोस्तों इसके अंदर सृजनात्मक बालक सीखते हैं मिश्रित के अंदर। तो दोस्तों इनकी एक एक करके व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सरल वक्र। प्रारंभिक दशा में किए गए अभ्यास के निरंतर वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है। देखें दोस्तों प्रतिभाशाली बालक, तो दोस्तों जैसे जितना अभ्यास किया उतना ही अधिगम हुआ। उसके बाद दोस्तों कहते हैं नतोदर यानी नकारात्मक ऋणात्मक। दोस्तों इसके अंदर प्रारंभ के अंदर अभ्यास की मात्रा तो क्या होती है दोस्तों, कम, और अधिगम क्या होता है, ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, अभ्यास तो हो जाता है कम, अभ्यास तो ज़्यादा, और अधिगम कम होता जाता है। देखिए दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही कम अभ्यास करने के उपरांत भी अधिगम की मात्रा बहुत अधिक वृद्धि होती है, लेकिन अभ्यास न होने के कारण अधिगम की रेखा धीरे धीरे झुकने लगती है और अधिगम का पठार का निर्माण हो जाता है तथा अधिगम रेखा पुनः क्षैतिज रेखा में मिल जाती है। इस कारण से बनने वाला वक्र नतोदर उभरा हुआ नकारात्मक ऋणात्मक कहलाता है। अधिगम के इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति बहुत अधिक होती है, परंतु अंत में धीरे धीरे कम हो जाती है। अधिगम का पठार अधिगम की निर्योग्यता को दर्शाता है। देखिए दोस्तों अधिगम का पठार थकान, अनिच्छा, अरुचि, अनुचित शिक्षण विधियाँ, जटिल विषय वस्तु। और दोस्तों उन्नतोदर कौन से बालकों के लिए है, पिछड़े बालों के अंदर। दोस्तों पिछड़े बालक ही प्रारंभ के अंदर कम मेहनत करते हैं और उनका अधिगम ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे अधिगम की मात्रा घटती जाती है। नतोदन के अंदर दोस्तों क्या होता है, नतोदन के अंदर दोस्तों प्रारंभ के अंदर काफ़ी अभ्यास होने के बावजूद भी अधिगम की मात्रा कम होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास की मात्रा बढ़ाने के उपरांत अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो दोस्तों प्रारंभिक दशा में बहुत ही अधिगम अभ्यास करने के उपरांत भी अधिगम की मात्रा बहुत ही कम वृद्धि होती है, परंतु अभ्यास की मात्रा में और वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। इस कारण से बनने वाला वक्र नतोदर धनात्मक कहलाता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार के बालकों के लिए, दोस्तों ये सामान्य प्रकार के बालकों के लिए है। दोस्तों लास्ट में आता है मिश्रित वक्र यानी एस आकार का वक्र। दोस्तों बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अभ्यास में निरंतर कमी वृद्धि करने के उपरांत अधिगम की मात्रा में भी कमी वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों मिश्रित वक्र किस प्रकार के बालकों के लिए हो जाएगा, दोस्तों मिश्रित वक्र हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मक बालकों के लिए। तो दोस्तों अपन ने 4 वक्र पढ़े थे, कौन कौन से। सबसे पहले पढ़े थे दोस्तों सरल वक्र, उन्नतोदर और नतोदर और मिश्रित वक्र। उन्नतोदर दोस्तों किस प्रकार के बालकों के लिए, सरल वक्र दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए, उन्नतोदर हो जाएगा दोस्तों पिछड़े बालकों के लिए, और नतोदर हो जाएगा दोस्तों सामान्य बालकों के लिए, और मिश्रित वक्र हो जाएगा दोस्तों सृजनशील बालकों के लिए। तो दोस्तों अपन आने वाली वीडियो के अंदर अधिगम के सिद्धांत देखेंगे, कुछ इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। अधिगम के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। पहला व्यवहारवाद, क्षेत्रवाद और गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद के अंदर 5 सिद्धांत देखेंगे दोस्तों, क्षेत्रवाद के अंदर 8 सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद के 1 सिद्धांत। व्यवहारवाद का जनक कौन है दोस्तों, वाटसन, क्षेत्रवाद का कुर्ट लेविन और गेस्टाल्टवाद का व्लादिमीर। दोस्तों ये 5 सिद्धांत एस.आर. थॉर्नडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव, क्रिया प्रस्तुत स्किनर, पुनर्बलन C.H. हल और अधिगम का प्रतिस्थापन गुथरी। ये तो हो गए दोस्तों व्यवहारवाद के सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, अंतर्दृष्टि कोलर। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे क्षेत्रवादी सिद्धांत। ये 9 से 8 9 सिद्धांत देखेंगे। अधिगम का
सोपान का सिद्धांत रॉबर्ट गेने, सामाजिक विकास का सिद्धांत बांडुरा, निर्मित वाद जेरम बुर्नर, आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो, अधिगम का अनुभव जन्य कार्ल रोजर्स, अधिगम का तल कुर्ट लेविन, चिन्हपूर्ण का सिद्धांत टॉलमैन, सूचना प्रौद्योगिकी मिलर और अधिगम का संज्ञानवाद का सिद्धांत आशुबेल। तो दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर इन सिद्धांतों का वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कीजिए। वीडियो अच्छे लगने पर दोस्तों कमेंट कीजिए। बाय।